नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए है संस्कृत रामबाण टेस्ट सीरीज श्रृंखला टेस्ट नंबर 6, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देवें। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रमुखतया व्यंजन वर्णनाम वर्गीकरण क्रियते, यानी प्रमुख रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। अपने पास विकल्प है। पहला विकल्प है द्वयाधारी, त्रयाधारी, चतुराधारी या एसु कोपी न, यानी कि दो आधारों के द्वारा, तीन आधार, चार आधार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही जवाब होगा दो आधार से, यानी कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो आधार पर किया गया है। वो दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो है उच्चारण स्थान के द्वारा, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है अपने प्रयत्न के आधार पर। पहला भेद तो है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, एक मात्रिक स्वर है भवंती, यानी कि इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से एक मात्रिक स्वर कौन सा है? तो अपना पहला विकल्प है ऋस्व है, दीर्घ है, प्लुत है या अच है। देखिए अपना जो विकल्प है ए, यानी कि ऋस्व है, एक मात्रिक स्वर है वो होता है ऋस्व। तो अपना विकल्प नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। तो विकल्प नंबर ये जो ब है, जो दूसरा विकल्प है दीर्घ किसे कहते हैं? यानी कि जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, और प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। और जो प्लुत का जो चिन्ह है वो संस्कृत में होता है, हिंदी के जो हम तीन लिखते हैं ना, वो वाले तीन होते हैं प्लुत का चिन्ह है। तो इस प्रकार से स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है और प्लुत त्रिमात्रिक होता है। और त्रिमात्रिक का चिन्ह होता है हिंदी वाले तीन जो हम लिखते हैं वो। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान दृष्टया असमूहित वर्ण है अस्ति, यानी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन विकल्पों में से असमूहित वर्ण कौन सा है? देखिए ग, है और आ, ये जो अपने तीन विकल्प हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इस हिसाब से ग, है और आ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तो है कंठ, और ये जो फ है इसका उच्चारण स्थान है अपने कंठो उपदमानीय नाम ओष्ठो, यानी कि जो स है ये इसका जो अपना असमूहित वर्ण हो जाएगा। स इसका बिल्कुल सही जवाब है। अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु अयोगवाही वर्ण है नास्ति, यानी कि निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन सा नहीं है? ये वाला अपने को प्रश्न में पूछा है। देखिए सबसे पहले तो अयोगवाह कहते किसको हैं? यानी कि ऐसा वर्ण जो दूसरों का भार वहन करता है। साधारण भाषा में ऐसा वर्ण जो दूसरों का भार वहन करता है उसे हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर क्या है? ये अनुस्वार है। तो ये जो ए है ये दूसरे का भार वहन कर रहा है, यानी कि अनुस्वार का भी भार ये वहन कर रहा है, तो ये अयोगवाह हो गया। इसी प्रकार से अपने ये ए है और ए के पीछे विसर्ग है, तो ये वाला जो ए है वो विसर्गों का भार वहन कर रहा है, तो ये भी अयोगवाह हो गया। और ये जो क है, क के आगे ये अर्ध विसर्ग है, तो ये क भी अपने अयोगवाह हो गया। तो इस हिसाब से जो अपने जो दूसरों का भार वहन करता है उसे हम अयोगवाह करते हैं साधारण भाषा में। तो अपने इसमें से अलग विकल्प है विकल्प नंबर ए। ये जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अयोगवाह वर्ण नहीं है, क्योंकि ये किसी का भी भार वहन नहीं करता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कादयो मावसाना वर्णा कथ्यन्ते, यानी कादयो मावसाना, क आदि से लेकर के म तक जो वर्ण है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। स्पर्शः, अंतस्थः, उष्मः या फिर स्वरः। तो क से लेकर के जो म तक कुल 25 वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्पर्शः, यानी कि स्पर्श वर्ण कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, ग वर्णस्य सुवर्गीकरणम अस्ति, यानी कि ये जो
ग वर्ण है, इसका सही वर्गीकरण कौन सा है? देखिए ग ये किस में आता है? तो सबसे पहले तो ये है मूर्धन्य, यानी कि ऋतु रसाणाम मूर्धः। तो ये ट वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। और ये कैसे लेकर के म तक, इन वर्णों में भी, इन वर्णों के मध्य में भी आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका जो आंतरिक अभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पष्ट है, ठीक है। और स्पर्श भी है, क्योंकि कैसे लेकर म तक आता है, स्पर्श है। और ये जो है सघोष भी है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है घोष। वो क्या होता है? घोष। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तो घोष होता है, और पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना इस प्रश्न का जो विकल्प है से वो बिल्कुल सही होगा। अपना अगला प्रश्न है, गे इत्यस्मिन् प्रत्यय विभक्ति अस्ति, यानी कि जो ये सुबंत प्रत्यय है, इस प्रत्यय में विभक्ति कौन सी है? ये अपने को प्रश्न में पूछा है। अपने पास विकल्प है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थी विभक्ति। ये जो गे है इस प्रत्यय में चतुर्थी विभक्ति है। दोस्तों पद दो होते हैं, सुबंत और तिगंत। तो ये जो गे है ये अपने आता है सुबंतों के अंदर। किस में आता है? ये आता है सुबंतों के अंदर। और सुबंत होते हैं 21, सुबंतों की संख्या होती है 21, जो कि शब्दों के अंदर जुड़ते हैं। और दूसरा होता है तिगंत, इनकी संख्या होती है 18। और तिगंत जो होते हैं वो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इत्यस्मिन् सूत्रे आधारित अण् प्रत्याहारस्य स्वरूपम अस्ति, यानी कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इस सूत्र में आधारित अण् प्रत्याहार का रूप है। यानी कि अण् प्रत्याहार के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं इस सूत्र के आधार पर। इस सूत्र के आधार पर अण् प्रत्याहार में हम किन किन वर्णों को शामिल करते हैं, ये अपने को पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ब। ये जो वर्ण है इन वर्णों को हम अण् प्रत्याहार में सम्मिलित करते हैं इस सूत्र के द्वारा, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इस सूत्र के आधार पर। अपना अगला प्रश्न है, थास इत्यस्मिन् प्रत्यय पुरुष अस्ति, थास इत्यस्मिन् प्रत्यय पुरुष है अस्ति। अपने पास विकल्प है, थास इस प्रत्यय में पुरुष कौन सा है, ये अपने को पूछा है, ठीक है। अपने पास विकल्प है मध्यम, प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है या फिर अन्य है। तो इसका सही जवाब होगा मध्यम है। ये जो प्रत्यय है वो तिगंत प्रत्यय है, तो इसमें मध्यम पुरुष होगा। अपना अगला प्रश्न है, वर्णानाम प्रथम द्वितीय वर्णा भवन्ति, यानी कि वर्णों का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है उनको हम क्या कहेंगे? प्रथम और द्वितीय जो वर्ण है वो वर्ण क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं घोष वर्णों की। घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो होता है घोष वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित। इसके अलावा अघोष जो वर्ण है उसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो होता है अघोष के अंतर्गत सम्मिलित। और ये जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अपने अल्प प्राण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग के सम वर्ण, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो अपना जो प्रश्न था कि वर्णनाम प्रथम द्वितीय वर्णा भवन्ति, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ब, अघोष। पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, वर्णानाम तृतीय, चतुर्थ, पंचमा वर्ण भवन्ति, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णा भवन्ति, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? तो हमने अभी चर्चा की थी, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होते हैं अपने घोष वर्ण, और अघोष होते हैं पहला और दूसरा वर्ण।
अल्पप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण और महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग के सम वर्ण। अपना अगला प्रश्न है वर्णानाम विषम वर्णा भवन्ति, जो हमने अभी चर्चा की थी कि वर्णों का विषम वर्ण, वर्गों का जो विषम वर्ण है उसको हम क्या कहेंगे, क्या होते हैं वर्गों के विषम वर्ण। तो वर्गों के विषम वर्ण यानी कि तीसरा चौथा पहला तीसरा और पांचवा ये जो विषम वर्ण है वो अपने होते हैं अल्पप्राण, इनको हम कहते हैं अल्पप्राण। और ये जो बाकी है इनके बारे में हमने अभी 2 बार चर्चा कर ली है। अपना अगला प्रश्न है वर्णानाम समवर्णा भवन्ति, यानी कि वर्गों का जो समवर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण और चौथा वर्ण जो समवर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है महाप्राण, उनको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र आधारित अण प्रत्याहारस्य स्वरूपम अस्ति, यानी कि ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण इस सूत्र पर आधारित अण प्रत्याहार का स्वरूप है। इस सूत्र पर आधारित अण प्रत्याहार का स्वरूप क्या है ये अपने को पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ए ई उ, यानी कि विकल्प नंबर ए अपना सही होगा। अपना अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु कर्णः अस्ति, निम्नलिखित में से कर्ण है, कर्ण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर द जीह्वा, यानी कि जीभ, जीह्वा को कर्ण कहते हैं, साधकतम कर्णम। अगला प्रश्न है कृष्ण है अर्जुन है रेखांकित अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, कृष्ण धन अर्जुन है रेखांकित ये जो अवर्ण है इस अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है ये अपने को इस प्रश्न में पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस स्वतंत्र अवस्था में रहता है तब तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है, क्या होता है, संवृत। और धन यहाँ पर धन यानी कि धन यहाँ पे आ हो रहा है, इधर से निकाला और इधर से निकाला तो धन बराबर क्या हो रहे हैं, दीर्घ यानी कि आ बन रहे हैं। तो आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या बताया था मैंने, आ का आभ्यंतर प्रयत्न होगा अपने विवृत। अब हम बात करते हैं अगले विकल्पों की ओर। ईसद स्पष्टम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अपने अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से, अंतःस्थ वर्ण है ये व र और ल, ये जो अपने 4 वर्ण हैं वो आते हैं अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत, ये व र और ल। और इनका संस्कृत में यही क्रम है ये व र ल। और हिंदी में इनका क्रम कैसे है, हिंदी में इनका क्रम है ये र ल और व। दोस्तों कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में जो अंतःस्थ वर्ण है उन वर्णों का क्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका क्रम संस्कृत में यही होता है ये व र और ल, ये क्रम इनका संस्कृत में सही है। और ये नीचे वाला जो है ये अपने हिंदी में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईसद विवृत की कि ईसद विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं अपने ऊष्म वर्ण। कौन कौन से आते हैं, ऊष्म वर्ण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, श श श और है। ये जो अपने 4 हैं वो क्या है, ऊष्म वर्ण है। इसको तो हम कहेंगे तालव्यश है, इसको हम क्या कहेंगे, तालव्यश है। इसको हम कहेंगे दंत्यश है, इसको हम कहेंगे मूर्धन्यश है, ठीक है। और ये है, तो ये जो 4 अपने वर्ण हैं वो अपने आते हैं ईसद विवृत के अंतर्गत। और विवृत के अंतर्गत क्या आते हैं, समस्त स्वर, समस्त स्वर जो हैं वो अपने विवृत के अंतर्गत आते हैं। और संवृत में आते हैं केवल जो है वो प्रक्रिया की दशा में तो जो है वो प्रयोग की दशा में तो आएगा अपने संवृत, और प्रक्रिया की दशा में यानी कि प्लस आ जो यहाँ पे आपने दे रखी है ना, कृष्ण धन अर्जुन है, तो ये अपने है प्रयोग की दशा, प्रक्रिया की दशा यानी कि व्याकरण की दशा। ये अपने यहाँ पे है व्याकरण की दशा यानी कि प्रक्रिया की दशा। तो इस दशा में अपने होगा ये विवृतम। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संस्कृते यम वर्णा मन्यते, संस्कृत में यम वर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से यम वर्ण हैं, 4 यानी कि चत्वार है। अपना जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग है अपने उन वर्गों के प्रथम
प्रथम चार वर्ण जो होते हैं उन वर्णों के आगे अगर किसी भी वर्ग का पांचवां वर्ण आ जाता है, प्रत्येक वर्ग के शुरू के चार वर्णों के आगे किसी भी वर्ग का पांचवां वर्ण आ जाता है तो दो बार जो उक्त होता है, जो दो बार प्रयोग में होता है, वो वर्ण क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अग्नि, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अग्नि लिखा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तृतीय वर्ण है ये दो बार आ रहा है, गए और गए, ठीक है, और उसके पीछे पांचवा वर्ण आ रहा है न। तो यहाँ पे जो द्वितीय बार ये जो गए आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यम वर्ण। तो मुझे उम्मीद है आप इस उदाहरण को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत व्याकरणे पाणिनि शिक्षा अनुसारम कति वर्णाः स्वीक्रियन्ते। संस्कृत व्याकरण में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों को स्वीकार किया गया है? अपने पास विकल्प है त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, षष्टि या फिर सप्तति। तो इसका सही जवाब होगा त्रिषष्टि। देखिए, अगर इस प्रकार से विकल्प आपके एग्जाम में आए कि त्रिषष्टि और चतुष्षष्टि दोनों अलग अलग आए तो आपको सही करना है त्रिषष्टि। किसको करना है? त्रिषष्टि को करना है। और अगर त्रिषष्टि बीच में ओब्लिक आ जाए और आगे आ जाए चतुष्षष्टि तो आपको इस विकल्प को सही करना है। यानी कि ये पूरा विकल्प, ये जो है ये एक विकल्प है, इस पूरे को आपको सही करना है। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे पाणिनि शिक्षा अनुसारम कति वर्णाः स्वीक्रियन्ते। वही प्रश्न दोबारा पूछा लेकिन इसमें विकल्प अलग दे रखे हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों को स्वीकार किया गया है? तो इसमें अपना विकल्प है, मैंने जो बताया था, ये द यानी कि त्रिषष्टि या चतुर्षष्टि, 63 या फिर 64, 63 या 64 वर्ण। तो इसको सही करना है त्रिषष्टि व चतुष्षष्टि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु दुस्पृष्ट वर्ण है अस्ति। निम्नांकितेषु दुस्पृष्ट वर्ण है अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से दुस्पृष्ट वर्ण है, कौन सा है? देखिए दोस्तों, दुस्पृष्ट वर्ण है अपने ए। ये जो ए है वो क्या है? दुस्पृष्ट वर्ण है। यानी कि ये जो ए के अंदर ये अड़ है इसको बोलते हैं दुस्पृष्ट वर्ण। अब देखिए, दुस्पृष्ट वर्ण किसे कहते हैं, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि वैदिक प्रक्रिया, जो वैदिक प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया में ये जो ड है, इस ड से पहले भी अगर स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, यानी कि इस ड से पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो ये जो ड है वो इस अड़ में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं दुस्पृष्ट वर्ण। क्या बोलते हैं? दुस्पृष्ट वर्ण। वैदिक प्रक्रिया में अगर इस ग से पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर हो तो ये जो ग है इसको दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा मृडी काय है, ये मैंने लिखा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो ग है, मैंने बताया था, इसके पहले भी स्वर है, पहले भी स्वर है और बाद में भी क्या है? स्वर्ग है, बाद में भी स्वर है, ई है, इधर री है और इधर दीर्घ ई है। तो ये जो ग है ये अपने बदल जाएगा इस दुस्पृष्ट में, ये बदल जाएगा इस दुस्पृष्ट में। तो इस प्रकार से अपने शब्द बन जाएगा मृलिकाय। ठीक है, ये होता है अपने दुस्पृष्ट। तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। दोस्तों, मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, गौर से देखें, ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। यानी कि निम्नलिखित में संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? देखते हैं, विकल्प नंबर ए, से और द, ये जो है ये अपने संज्ञा विधायक सूत्र हैं। वृद्धि राधेच, हलंत्यम और उच्चर उदात्त, ये तो है अपने संज्ञा विधायक सूत्र। और कौन सा नहीं है? तो वह विकल्प नंबर अपना ब है, एक सवर्णे दीर्घ है। ये जो विकल्प है वो अपने संधि विधायक सूत्र है। कौन सा है? संधि विधायक सूत्र है।
जो दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपने प्रयोग में लेते हैं अक सवर्ण दीर्घ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है टा अस्मिन् प्रत्यय ट वर्णस्य इत् संज्ञा केन सूत्रेण भविष्यति। टा इस प्रत्यय में ट वर्ण की इत् संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी, ये अपने को इस प्रश्न में पूछा है। तो इसका सही जवाब है ब, यानी कि चोटू सूत्र के द्वारा ये जो ट वर्ण है इस ट वर्ण की इत् संज्ञा होगी। दोस्तों ये जो इत् संज्ञा विधायक जो सूत्र है ये हम अपने अगले वीडियो में इनको विस्तार से जानेंगे और अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। अपना अगला प्रश्न है स्वर वर्णानाम इत् संज्ञा केन सूत्रेण भवति। जो अपने स्वर वर्ण है इनकी इत् संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, उपदेशे अज अनुनासिक इत है। उपदेशे अज अनुनासिक इत है, इस सूत्र के द्वारा ये जो स्वर है अपने जो स्वर होते हैं उन सूत्रों की इत् संज्ञा होती है, यानी कि उपदेश में जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इत् संज्ञा हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है रामात् इत्यस्मिन् पदे त वर्णस्य इत् संज्ञा कस्य सूत्रस्य प्रभावेन न अभवत्। रामात् इस पद में ये जो त वर्ण है इस त वर्ण की इत् संज्ञा किस सूत्र के प्रभाव से नहीं होगी, किस सूत्र के प्रभाव से नहीं होगी, ये अपने को पूछा है। तो इसका विकल्प है विकल्प नंबर ए, यानी कि न विभक्तो तुष्मा इस सूत्र के द्वारा रामात् में जो त है इस त की इत् संज्ञा नहीं होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रामान इत्यस्मिन् पदे न वर्णस्य इत् संज्ञा कस्य सूत्रस्य प्रभावेन न अभवत्। रामान इस पद में अपने जो ये न है अंत में न, इस न वर्ण की इत् संज्ञा किस सूत्र के प्रभाव से नहीं हुई है, ये अपने को पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा न विभक्तो तुष्मा, विकल्प नंबर से अपना बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है श इत्यस्मिन् प्रत्यये श वर्णस्य इत् संज्ञा केन सूत्रेण भवति। श इस प्रत्यय में श ये जो मूर्धन्य श है इस वर्ण की इत् संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, स प्रत्यय के द्वारा, श प्रत्यय के द्वारा इसकी संज्ञा होगी। अपना आज का अंतिम प्रश्न है श इत्यस्मिन् प्रत्यये वर्णस्य इत् संज्ञा केन सूत्रेण भवति। श इस प्रत्यय में यह वर्ण की इत् संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब है हलन्त्यम। अंत में आपको हल दिख रहा है ये, तो हलन्त्यम सूत्र के द्वारा इस सूत्र की जो है इत् संज्ञा, इस वर्ण की जो है इत् संज्ञा होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, इसी में आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।